हेलो, नमस्कार। मैं शुभम स्नेहिल जेपीएससी मेंस रिलेटेड पेपर 3 भूगोल, झारखंड का भूगोल सेक्शन डी को हम लोग लेकर जो सीरीज चल रहे थे, उस सीरीज के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं अपवाह। अगला टॉपिक हम लोग अपवाह पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग भू आकृति पढ़ चुके हैं। भू आकृति पर हम लोग 2 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग आगे अपवाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े, ठीक है, और जेपीएससी पीसीएस बाबा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग अपवाह पढ़ने जा रहे हैं और अपवाह से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन है, झारखंड के नदी प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए और उनके विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, झारखंड के नदी प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए और उनके विशेषताओं की चर्चा कीजिए। किसी भी भूभाग पर जल संसाधन और उसके प्रवाह तंत्र का विकास उस स्थान की संरचना, ऊंचावच, ढाल और वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। झारखंड के भौतिक स्वरूप एवं ऊंचावच पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भूखंड की ढाल प्रमुख रूप से 2 तरफ है, गंगा की ओर या उत्तर की ओर, तथा दूसरा दक्षिण और पूरब प्रवाह की नदियां। झारखंड की अधिकांशतः नदियां मौसमी होती है। ये नदियां ढाल के अनुसार अपनी प्रवाह बनाती है, इसलिए इन नदियों में धारा तीव्र होती है। वर्षा काल में झारखंड के नदियों में धाराएं तीव्र होती है, क्योंकि पर्याप्त जल प्रवाह होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को छोड़कर अधिकांशतः नदियां जल विहीन हो जाती है या उसमें जल की कमी हो जाती है। झारखंड में मुख्य रूप से उत्तरी कोयल तथा दामोदर नदी गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, जबकि स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिणी कोयल आदि नदियां दक्षिण प्रवाह की नदियां हैं। झारखंड में जिस प्रवाह प्रणाली का उद्भव होता है उसे 5 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट, पूर्वी अपवाह तंत्र। सेकेंड, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र। ये 5 भागों में बांटकर हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। पूर्वी अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत वैसी नदियां आती है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई नदी आती है। हम लोग एक एक कर नदी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत लातेहार जिला के उत्तर पूर्वी भाग से होता है। लातेहार जिला से निकलकर चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। यह रानीगंज, आसनसोल, अंडाल जैसे विशाल औद्योगिक क्षेत्र को जल उपलब्ध कराती है। इस नदी पर यूएसए के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा बिजली उत्पादन, सिंचाई कार्य, पेयजल आदि में उपयोग किए जाते हैं।
दामोदर नदी धनबाद के जिस स्थान में प्रवेश करती है वहीं पर यह सहायक नदी जमुनिया नदी आकर मिल जाती है। इसके अलावा कोनार नदी, बोकारो नदी, बराकर नदी, कन्हर नदी इसकी सहायक नदियां हैं और अंत में यह हुगली में मिल जाती है। पूर्वी अपवाह के अंतर्गत ये दूसरा नदी है, पहला दामोदर था, ये दूसरा नदी है। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग जिला के उत्तरी भाग से होता है। यह नदी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है। गिरिडीह के नज़दीक इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान भी है और इसी नदी के तट पर कई जैन मंदिर भी स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर भी बांध का निर्माण किया गया है और एक जलाशय का भी निर्माण किया गया है जिसे मैथन डैम कहा जाता है। इस डैम से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस नदी का मुहाना दामोदर नदी है। तीसरा अगर हम बात करें अजय नदी के बारे में तो यह बराकर नदी के समांतर प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम क्षेत्र बिहार के मुंगेर जिला है। पथरा और जयंती नदियां इसमें पश्चिम की ओर से आकर मिलती है। इसका मुहाना भागीरथी नदी है। अजय नदी का अपवाह क्षेत्र देवघर और दुमका है। हम बात करते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। इस नदी का उद्भव देवघर के त्यूर पहाड़ी से हुआ है। यह नदी देवघर से निकलकर दुमका जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। बंगाल में प्रवेश करने से पहले इस नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया जो मसानजोड़ नामक स्थान पर है। इसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियां धोआई, टिपरा, पुसरो, भामर, सिंध, नूनबिल आदि हैं। ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। आगे यह नदी बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदी गुमरो और एरो नदी है। अगला हम बात करेंगे गुमानी नदी। साहेबगंज जिले के प्रमुख नदी गुमानी गंगा की सहायक नदी के रूप में है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, एक मेरल और दूसरा देख लेते हैं। अगर हम बात करें अगला बांसलोई नदी। यह नदी गोड्डा जिले में बांस पहाड़ से उद्भव होकर पूरब दिशा में प्रवाहित होती है तथा आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, हम लोग झारखंड के अपवाह को टोटल 5 भागों में बांटा था। उसमें हम लोग फर्स्ट भाग पूर्वी अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा भाग दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियां के क्षेत्र समाहित हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां राढ़ू, कांची, खरकई तथा अन्य सहायक नदियां करकरी, संजय, कसाई आदि है। स्वर्णरेखा स्वयं हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि राढ़ू नदी में जोन्हा या गौतम धारा, इसी का नाम है, जोन्हा का ही नाम गौतम धारा है, और कांची नदी में दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। ये सभी प्रपात एक ही भ्रंश रेखा पर स्थित है। ये किसी की सहायक नदी नहीं बने बगैर स्वतंत्र रूप से सागर में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा की 3 प्रमुख विशेषताएं स्मरणीय हैं। पहला, इसमें स्वर्ण मिलता है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से सागर में गिरता है। और तीसरा, 2 सहायक नदियों के साथ स्वयं मिलकर 3 प्रपातों का
निर्माण करता है। हम लोग अपवाह तंत्र का तीसरा टाइप दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत दक्षिणी कोयल और शंख नदी का अपवाही प्रमुख है। इसके अलावा इनकी सहायक नदियां भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट शंख नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थल चैनपुर प्रखंड जिला गुमला है। यह अत्यंत खाई का निर्माण करती है। इस नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गुमला के बीच प्रवाहित होने के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमा बनाती है। झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र गुमला है। दक्षिणी कोयल, दक्षिणी अपवाह तंत्र का दूसरा नदी दक्षिणी कोयल। यह नदी रांची के निकट नगड़ी के पास एक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम में प्रवाहित होते हुए लोहरदगा तक पहुंचती है और फिर लोहरदगा से गुमला होते हुए सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करती है और अंत में शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो नदी है और इसी स्थान पर दोनों नदियां कोयल कारो को मिलाकर कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया था। इसका अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम है। इसी अंतर्गत हम चौथा अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र का विस्तार पलामू प्रमंडल में देखा जाता है। इसमें उत्तरी कोयल का अपवाह तंत्र शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। आगे यही नदी सोन में मिल जाती है। कन्हर नदी भी इसी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उत्तरी कोयल, यह नदी रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर चली जाती है। यह नदी अपने सहायक नदी के रूप में औरंगा और अमानत नदी को अपने साथ मिला लेती है और अंत में सोन नदी में मिल जाती है। वर्षा के दिनों में इस नदी में बाढ़ भी आती है और बूढ़ाघाघ जलप्रपात इस नदी के जल क्षेत्र में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से रांची और पलामू जिला है। ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यही। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं औरंगा नदी। यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी घाघरी, गोवा, नाला, सुकरी आदि है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है तथा अपवाह क्षेत्र पलामू है। अमानत, यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस नदी का सहायक नदी जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम आदि है। इसका अपवाह क्षेत्र चतरा और पलामू जिला है। कन्हर नदी, यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पलामू की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती प्रवाहित होती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर सोन में जा मिलती है। ठीक है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग पांचवा टाइप उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। यह अपवाह तंत्र झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण माना जाता है। यह तंत्र कुछ वैसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है जो आपस में मिलकर मध्य बिहार में अपना प्रवाह तंत्र विकसित करती है। ये नदियाँ उद्गम क्षेत्र में अविकसित अल्प जल से युक्त एवं तीव्र होती है। दूसरा कारण है कि इन नदियों के प्रवाह तंत्र का बहुत ही सीमित एवं छोटे क्षेत्र में विस्तारित होना। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचाने, क्यूल आदि नदियाँ विकसित
हुई है। झारखंड के नदियों के विशेषताएं, कि झारखंड की नदियों की विशेषता क्या है। पहला विशेषता है कि झारखंड की नदियां बरसाती होती है और ग्रीष्म काल में सूख जाती है। ठीक है, यानी बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा रहेगा और ग्रीष्म काल में ही सूख जाती है। झारखंड से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पठारी भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है, झारखंड की नदियां नौकागम्य नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी नावें चलाई जाती है। कठोर चट्टान क्षेत्र होने के कारण भूगर्भिक जल स्रोत नहीं होता है, यानी भूमिगत जल का स्तर बहुत कम होता है। पांचवा इसका विशेषता अगर बात करें तो झारखंड की अधिकांशतः नदियां जलप्रपात की निर्माण करती है। छठा इसका अगर हम बात करें, झारखंड के नदियां का जल प्रवाह जनवरी से जून माह तक लगातार घटते जाता है, जबकि जुलाई से अक्टूबर माह तक मैदानी नदियों की तरह प्रवाह बना रहता है। अगर अगला इसका बात करें तो झारखंड की नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है, अतः उत्तर बिहार की नदियों की तरह मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अगला हम बात करें तो उनके स्रोतों का निर्माण चट्टानी दरारों एवं रंध्रों से होता है। तो ये हमारा ठीक है आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग अपवाह तंत्र जो झारखंड इतिहास झारखंड भूगोल का जो हम टॉपिक चल रहे थे, उस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन था, झारखंड की नदी प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन पर हम अभी पूरा का पूरा बात कर चुके हैं। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसे लोगों के बीच शेयर भी करें। इसमें पूरा का पूरा हम लोग पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस पूरी तरह से अच्छा तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है JPSC PCS बाबा करके।